मॉर्निंग। गवर्नमेंट कॉलेज देवली के यूट्यूब चैनल में मैं आशा नागर, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। आज हमारी फर्स्ट ईयर की क्लास है जिसमें हम मनु का अध्ययन कर रहे थे। मनु के इससे पहले हमने दो जो टॉपिक हैं वो पढ़ा दिए हैं। मनु का परिचय, मनुस्मृति के बारे में और राज्य के बारे में, ठीक है। और दूसरे में हमने मनु के राज्य के कार्य के बारे में और शासक के क्या गुण होने चाहिए उनके बारे में अध्ययन किया था। आज हमारा जो टॉपिक है वो है मनु के सप्तांग सिद्धांत। मनु ने जो राज्य का सप्तांग सिद्धांत बताया है वो है राज्य का सप्तांग सिद्धांत मनु के अनुसार क्या है, या मनु के अनुसार सप्तांग सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है। सप्तांग नाम से ही प्रचलित है, 7 अंग। 7 अंग किसके अंग? 7 राज्य के 7 अंग। यानी कि मनु ने राज्य है उसको एक, जैसे हमारा शरीर अंगों से युक्त होता है, अवयव जिसको बोलते हैं, स्वरूप वाला होता है, उसी प्रकार से राज्य को भी अवयव स्वरूप के साथ में उसका वर्णन किया है मनुस्मृति में, ठीक है। तो इनका हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। मनु ने जो राज्य के अवयव, जिनको हम संधि विच्छेद करते हैं तो स प्लस अवयव होता है, यानी राज्य के कैसे स्वरूप का वर्णन किया है? राज्य के अवयव स्वरूप का वर्णन किया है। और ये जो अवयव हैं जिनको अंग बोलते हैं, घटक बोलते हैं, इनको मनु ने क्या बोला? प्रकृति। क्वेश्चन पूछते हैं मनु ने राज्य के घटकों को, राज्य के अंगों को क्या बोला है, किस शब्द से उनको संबोधित किया है, किस शब्द उनके लिए प्रयुक्त किया है? तो वो है प्रकृति शब्द, ठीक है। मनु ने राज्य के 7 अंग बताए हैं, ठीक है। राज्य के 7 अवयव हैं जिनसे मिलकर राज्य बना होता है, और इन राज्य के 7 अवयवों को राज्य की 7 प्रकृतियाँ उसने कहा है। एग्जाम में छोटा क्वेश्चन पूछते हैं कि राज्य की 7 प्रकृतियों के नाम बताइए, तो वो हमें ये याद रखनी होगी। लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि इनको हमें क्रम से ही याद रखना है। क्रम से याद रखना बहुत ज़रूरी है। क्रम से याद रखने पर ही इसमें जो एग्जाम में कॉपी चेक करने वाला है वो सही नंबर देता है, और क्रम से ही याद करने पड़ते हैं, ठीक है। तो इसकी जो 7 प्रकृतियाँ, उनका नाम क्या है? पहली है स्वामी या राजा, यानी कि राज्य का जो प्रमुख तत्व है, प्रमुख जो अंग है या महत्वपूर्ण प्रकृति है वो है राजा। उसका मंत्री जो उसके कार्य में सहायता देगा। पुर या राजधानी, राज्य जनपद, कोष यानी धन, दंड यानी सेना, मित्र मध्य, मित्र यानी मित्र भी बहुत जरूरी। इन 7 तत्वों से मिलकर ही राज्य बनता है, इनके बिना राज्य अधूरा होता है, मनु ऐसा कहते हैं। अब आते हैं हम इनकी प्रकृतियों के विस्तार से वर्णन में क्या क्या है, क्योंकि एग्जाम में कई बार किसी एक प्रकृति का भी पूछ लेते हैं कि पुर का मतलब मनु के अनुसार क्या है, मनु ने पुर का क्या मतलब बताया, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो हमने पुर पढ़ा होगा तो हम बताएंगे, इसलिए जानना जरूरी है कि पुर का मतलब मनु ने क्या बताया है, कौटिल्य ने क्या बताया, शुक्र ने क्या बताया, क्योंकि तीनों ने ही सप्तांग अंगों का वर्णन किया है राज्य के, ठीक है। और तीनों ने इनका अलग अलग कुछ चीज़ों में अलग किया, बाकी तो सेम ही अर्थ बताए हैं, लेकिन जो अलग अर्थ बताया उसी का ही पूछ लेते हैं एग्जाम में। तो पहली जो प्रकृति है वो क्या है? स्वामी या राजा। राज्य का जो राजा होता है वो उसकी पहली प्रकृति माना जाता है। मनु ने राजा को क्या नाम दिया है? स्वामी नाम दिया है, ठीक है। जो राजा होता है वो नैतिक गुणों, प्रशासनिक क्षमता तथा दायित्वों के प्रति निष्ठा से युक्त होता है, और ऐसा राजा ही राज्य के लिए आवश्यक होता है और उपयुक्त माना जाता है, ठीक है। दूसरा जो तत्व है वो है मंत्री। मनु ने राज्य के कुशल कार्य संचालन हेतु योग्य और कार्य कुशल मंत्रियों को आवश्यक माना है, कि राजा होता है वो अपनी शक्तियों का प्रयोग अकेले नहीं कर पाता है, और करने भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो राज्य है वो एक पर्टिकुलर व्यक्ति का नहीं है, बल्कि वो एक संस्थागत व्यवस्था है जिसमें सभी लोग मिलकर उसका प्रशासन संभालते हैं। तो उसमें मंत्रियों का दूसरा स्थान है प्रकृति में। मनु के अनुसार शासन की जो शक्ति है, राजा की अपनी निजी शक्ति नहीं होती है, वो एक संस्था का शक्ति होती है, जिसका प्रयोग राजा सुयोग्य मंत्रियों के माध्यम से ही
कर पाता है। ठीक है। मनु ने मंत्रियों के लिए आवश्यक और गुण और योग्यताओं का भी विस्तार से वर्णन किया है। ये जो पॉइंट है मंत्रियों का, ये अलग से क्वेश्चन में भी आता है। ठीक है। तीसरा जो प्रकृति है वो है पुर। पुर का अर्थ मनु ने क्या लिया है? पुर का अर्थ मनु ने लिया है दुर्ग या किला से। ठीक है। खाई परकोटा आदि से, जो खाई से परकोटा से आदि से सुरक्षित होता है। ठीक है। मनु ने पूर्व में सुरक्षित दुर्ग की आवश्यकता को व्यक्त किया है। ठीक है। और पुर का अर्थ राज्य की राजधानी से भी लिया है, जो भली भांति सुरक्षित हो। तो पुर का मतलब है ऐसी राजधानी, ये राजधानी है जो किले से, खाई से या परकोटे से सुरक्षित होती है। ठीक है। तो पुर का मतलब मनु ने क्या लिया है? उस राज्य की राजधानी को पुर कहा है। जैसे हमारे राजस्थान में राज्य की राजधानी जयपुर है, तो जयपुर को पुर कहा है। जयपुर के अंदर जो किले होते हैं, वैसा ही उसमें किले से कोई उसको सुरक्षित होना जरूरी बताया है। मनु ने जो पुर बताए हैं, पुर में सुरक्षित दुर्ग है, उसकी आवश्यकता को व्यक्त किया है। उसने दुर्ग की कई श्रेणियां बताई ना, दुर्ग के कितने प्रकार बताए मनु ने। फिर क्वेश्चन बनता है मनु के अनुसार दुर्ग कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो, धानवन्य दुर्ग, मही दुर्ग, जल दुर्ग, वृक्ष दुर्ग, मनुष्य दुर्ग, गिरि दुर्ग, ये 1 2 3 4 5 6 प्रकार के मनु ने दुर्ग के बारे में वर्णन किया है। इसका जो बाद में चैप्टर में अगला टॉपिक है बीच में, क्या दुर्गों के बारे में इनका विस्तार से वर्णन किया जाएगा। ठीक है। जैसे जल दुर्ग होता है, जल के बीच में बना होता है ना। नहीं भी बना हो तो उसके अंदर चारों तरफ से एक ऐसी नहर जैसा बना देते हैं कि जिसको पार करना शत्रु के लिए थोड़ा कठिन होता है। वृक्ष दुर्ग होता है जो बिल्कुल जंगल में वृक्षों में बना होता है। ठीक है। गिरि दुर्ग होता है जो पहाड़ों पर बना होता है। दुर्गों के जितने प्रकार कुछ तो हमने देखे हुए हैं, हमारे राजस्थान में भी देखते हैं कि कहाँ कहाँ बने हुए, कोई बहुत ऊपर बना होता है पहाड़ी पर, कोई कहाँ। तो विभिन्न प्रकार के उसमें किले होने चाहिए, किसमें? राज्य की राजधानी में। ठीक है। अगला है राज्य। देखो, राज्य का मतलब मनु ने क्या लिया है? जनपद। राज्य का मतलब जनपद। मनु ने राज्य या जनपद में राज्य की सीमाओं के अधीन आने वाली भूमि और उसमें निवास करने वाली जनता, यानी जनपद के अंदर क्या क्या है? भूमि है प्लस उसमें निवास करने वाली जनता, ये दोनों मिलकर क्या बनाती हैं? जनपद बनाती हैं या राज्य बनाती हैं। ठीक है। मनु ने राज्य के अंगों में जो राज्य का प्रयोग किया है, उससे कई बार लोगों को भ्रम भी उत्पन्न हो जाता है कि मनु आखिरकार कहना क्या चाहता है, कि राज्य में ही उसने राज्य को ही एक तत्व के रूप में व्यक्त किया है। लेकिन वास्तव में मनु ने जो राज्य शब्द का प्रयोग किया है वो जनपद के अर्थ में किया है। ठीक है। कौटिल्य ने भी जनपद को राज्य का अंग बताते हुए जनपद में राज्य की भूमि और उसमें निवास करने वाली जनता दोनों को ही सम्मिलित किया। यानी कि जो कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत में एक अलग अगला अंग आता है, उसमें राज्य की जगह जनपद शब्द का प्रयोग किया है, जिसमें भी जनता और भूमि शामिल होती है। मनु ने उसमें उसको राज्य शब्द से संबोधित किया है। ठीक है। अब आता है कोष। कोष मतलब राज्य में शासन के पास जो एकत्रित धन होता है उसको मनु ने कोष कहा, जिसको बोलते हैं खजाना। सरकार का खजाना हमेशा ही खाली रहता है, ऐसा मनु कहता है कि राज्य के पास में, जो राजा है उसके पास में एक अच्छा सा धन होना चाहिए, जिससे कि राज्य का वो सुरक्षा कर सके और उसके कल्याण के कार्य कर सके। ठीक है। जैसा कि मनु कहता है, राजा के पास समुचित मात्रा में कोष होने पर ही वह प्रजा की सुरक्षा और उसके कल्याण के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य कर सकता है। ठीक है। अब अगला पॉइंट है दंड या सेना। अगर ये सेना शब्द हम नहीं लिखते तो दंड का मतलब सजा हो जाता। ठीक है। लेकिन इन शब्दों का मतलब ये जो प्राचीन विचारक हैं, इन्होंने अपने अपने हिसाब से अलग अलग दिया है, तो हमें वो चीज़ याद रखनी होगी। हम जो कॉमन जो शब्द सुनते हैं उसका अर्थ समझते हैं, वो यहाँ नहीं लिखना है। मनु ने राज्य की सुरक्षा के लिए दंड या सेना को अनिवार्य माना है। ठीक है। उसने राजा को ये परामर्श दिया है कि वे सेना के सभी अंगों को
सुदृढ़ बनाकर राज्य की रक्षा की समुचित व्यवस्था करे। मनु ने सेना के अनेक अंगों का अपनी मनुस्मृति में उल्लेख भी किया है। यानी सेना के कितने प्रकार मनु ने बताए हैं तो हमें याद रखने हैं। हस्ती सेना जिसमें हाथियों का बाहुल्य होता है, रथ सेना जिसमें रथ का बाहुल्य होता है, अश्व सेना जिसमें घुड़सेना होती है, जल सेना और पदाती सेना पैदल सैनिक जो होते हैं। ठीक है, जल सेना में नाविक ज़्यादा होते हैं, नाविक वाली सेना होती है। अगला और लास्ट जो अंग है या प्रकृति है जिसको हम अवयव बोलते हैं वो है, मनु ने मित्र को राज्य का आवश्यक अंग माना है। ठीक है, और इस संबंध में दो तथ्यों की ओर उन्होंने संकेत भी किया है। पहला तो ये कि कोई भी राज्य शून्य में नहीं रहता है, उसे दूसरे राज्यों के साथ में संबंध बनाने जरूरी होते हैं, अनिवार्य रूप से बनाने होते हैं। वैसे जैसे हम बिना पड़ोसियों के भी हम नहीं रह सकते हैं कि ऐसे हम, क्योंकि जब भी हम कहीं रहते हैं बसावट होती है, कोई न कोई हमारे पड़ोस में आसपास रहता है, तो कोई व्यक्ति भी शून्य में नहीं रहता है, वैसे ही राज्य भी शून्य में नहीं रहता है, उसके आसपास कोई न कोई होता है जो जिसके साथ वो उसके अच्छे संबंध होने जरूरी होते हैं। अगर अच्छे संबंध नहीं होंगे तो वो शत्रु हो जाएगा और हमको दूसरे राज्यों के बजाय पड़ोसी से खतरा पहले हो जाता है। इसलिए कहता है कि मनु कि हमें मित्र अवश्य बनाने चाहिए, क्योंकि मित्र ज़्यादा रहेंगे तो हमें हमारे राज्य की सुरक्षा का खतरा उतना ही कम होगा। राज्य को अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए यह प्रयत्न करना चाहिए कि उसके अन्य राज्यों के साथ में संबंध हैं वो हमेशा मैत्रीपूर्ण ही रहें। इस प्रकार मनु ने मित्र को राज्य की सप्तांग प्रकृतियों में स्थान देकर राज्य द्वारा शांति की नीति अपनाए जाने की आवश्यकता को स्पष्ट किया है। ठीक है, अब हम इसका प्रकृतियों के बारे में हम लिख दे, सप्तांग सिद्धांत होता क्या है उसका बारे में भी यहाँ पर हम कुछ चर्चा करेंगे। ठीक है, कि राज्य की प्रकृतियों के ये जो विवेचन किया है हमने, इससे क्या स्पष्ट होता है कि जो सप्तांग सिद्धांत है वास्तव में राज्य की प्रकृति को समझने के लिए पूर्ण आधार नहीं माना जा सकता। मनु वास्तव में राज्य की संरचना और उसकी गतिविधियों के संचालन के लिए आवश्यक साधनों को ही राज्य की प्रकृति का नाम दे देता है। मनु द्वारा प्रतिपादित राज्य की प्रकृति के विश्लेषण के लिए राज्य के उद्देश्य, उसके कार्य क्षेत्र, संप्रभुता आदि तत्वों पर भी विचार किया जाना आवश्यक है। राज्य के इन सभी अंगों के तुलनात्मक महत्व के संबंध में मनु का दृष्टिकोण स्पष्ट है। उनका मत है कि जो प्रत्येक प्रकृति है उसको उसके पश्चात दी गई प्रकृति की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण स्वीकार किया जाना चाहिए। यानी कि जो राजा है वो मंत्री से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मंत्री है वो पुरुष से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और राज्य है वो कोष से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सेना है वो मित्र से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यानी जो प्रकृति है उनमें दूसरी जो प्रकृति है एक के पश्चात दूसरी दी हुई है उससे पहली वाली ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। राज्य का जो शीर्ष है, शीर्षस्थ स्वामी राजा को स्वीकार किया जाना चाहिए। राजा द्वारा राज्य कार्य हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग के रूप में मंत्री को स्थान दिया जाना चाहिए। इन दोनों के द्वारा राज्य की प्रशासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए अन्य प्रकृतियों का समुचित उपयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, राज्य की जो प्रकृतियां हैं उनकी तुलनात्मक वरीयता का निर्धारण करते हुए मनु ने इन सभी प्रकृतियों की पारस्परिकता यानी कि एक दूसरे पर निर्भर होते हैं उसको व्यक्त करते हुए कहा है कि त्रिदंड यानी तिकटी तिपाई के समान परस्पर संबंध होने के कारण समस्त प्रकृतियां एक दूसरे पर निर्भर हैं तथा इसमें से प्रत्येक राज्य के लिए अत्यावश्यक, यानी कोई भी ऐसा नहीं है जैसे हमारे शरीर के जितने भी अंग होते हैं सबका अपना अपना महत्व होता है। ऐसा नहीं है कि दिल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि लीवर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आंखें ज़्यादा इम्पोर्टेंट, नहीं, सबका अपना अपना महत्व है। इन सब के सुचारू संचालन के कारण ही हम अपने स्वस्थ जीवन को जी सकते हैं। अगर हमारा शरीर का कोई भी अंग थोड़ा बहुत भी खराब होता है तो हम अपनी जो नॉर्मल लाइफ है उसको अच्छे से जो एंजॉय नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो हर चीज़ का अपना महत्व होता है। मनु ने कहा है कि जिस कार्य विशेष की सिद्धि
किसी भी प्रकृति विशेष से होना संभव हो उस प्रकृति को उस विशिष्ट कार्य के संदर्भ में श्रेष्ठतम माना जाना चाहिए। इसका मतलब यह है कि कोई प्रकृति कोई विशेष कार्य करती है तो वो उस विशिष्टता के लिए ही वो महत्वपूर्ण है। जैसे कि हमारी आंखें एक विशेष कार्य करती हैं कि हम देखते हैं, तो देखने के लिए उस अंग का होना अनिवार्य। ऐसा नहीं कि आंखें नहीं है तो वो देखने कार्य को दूसरा अंग कर लेता है, ऐसा नहीं है। अपना अपना सबका महत्व होता है, सबके विशिष्ट कार्य होते हैं, उन कार्यों को दूसरा नहीं कर सकता है। इसलिए राज्य के जो सारे अंग हैं वो आपस में रहकर ही मिलजुल कर ही कार्य करते हैं, तो ये राज्य अपनी जो उद्देश्य है उनकी पूर्ति कर पाता है। ठीक है, अब हम अगले वीडियो में इसके अगले टॉपिक के साथ में आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।